हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कॉजेज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करें। तो मेनली इसमें दो फैक्टर्स आ जाएंगे, हेरिडिटरी फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर इंक्लूड जीन्स, पेरेंटल ट्रेट्स, family, race and sex, and environmental factors include prenatal and postnatal environment. Prenatal environment means during pregnancy, the environment, intrauterine environment. So here hereditary factor include parental trait, genetic disorders, chromosomal disorders, race and sex. Environmental factor include prenatal environment and postnatal environment. Prenatal environment include maternal infection, maternal substance abuse, maternal illness, hormones and miscellaneous causes. And postnatal environment ki after delivery, growth potential of the child, nutritional pattern of the child, childhood illnesses and physical environment of the child. The other factors include socioeconomic status of parents, seasonal factors, cultural factors, play and exercise, birth order of children, intelligence and emotional factors. So we will study these factors one by one. First one is the hereditary and genetic factor. अब जो भी बच्चे की हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ स्किन, आईज, हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स, तो दे कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो ये कलर है, दे करेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कि अगर पेरेंट्स का जो आई कलर है अगर ब्लू है, ब्लू कलर की हैं, तो बच्चे में भी ब्लू कलर हो सकता है इसका। या तो अगर ओबीस है पेरेंट्स, तो बच्चे भी फर्दर ओबीस होने के चांसेस हैं। Then if parents are tall, then children are also tall. And if parents are having the high IQ, इंटेलिजेंस, IQ अगर ज़्यादा है पेरेंट्स की, तो चिल्ड्रन का IQ लेवल भी हाई ही होगा। इंटेलिजेंस है, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस की स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट मिल रहा है बच्चे को या नहीं मिल रहा। देन इफ़ जीन्स आर एबनॉर्मल, अगर जेनेटिक म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो दे कैन ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये इनहेरिटेड जीन्स, जो म्यूटेटेड जीन है, ये ट्रांसफर होंगे एंड दे विल लीड टू द म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि थैलेसीमिया है, हेमोफीलिया, गैलेक्टोसीमिया, तो दे ऑल आर द condition caused by the genetic mutations. The maximum achievable height of male child is father height plus mother height plus 13 divided by 2, and maximum achievable height of a girl child is father height minus mother height minus 13 divided by 2. Then next is the sex of a child. Male babies are heavier and longer than the female babies at birth because जो मेल बेबीज हैं दे आर हैविंग द एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, दे विल लीड टू द रैपिड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन अगर फास्ट होगा तो सेल नीड मोर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सेल्स को मिलेगी तो जल्दी ग्रोथ होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अगर हम बर्थ की बात करें तो मेल बेबीज आर हैवियर देन द फीमेल बेबी। और ये जो हैवीनेस है कि मेल बेबी हैवियर रहेंगे, दिस सुपीरियरिटी is maintained until about the 11 year of age. After that girl mature earlier than the boys. तो अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले स्टार्ट हो जाती है और पहले ही ख़त्म हो जाती है। बॉयज़ में प्यूबर्टी बाद में स्टार्ट होती है और वो ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड करती है। तो फीमेल गेट मैच्योर अर्लियर देन द बॉयज़। बट अगर मेन हाइट वेट की बात करें, जो एवरेज हाइट वेट है वो मेल्स में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गर्ल्स। फुल मैच्योरिटी पे जो हाइट और वेट है, एवरेज हाइट वेट इज मोर इन द बॉयज एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। द नेक्स्ट इज द रेस एंड नेशनैलिटी। तो रेस की अगर हम बात करें, रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल बाय देयर फिजिकल ट्रेट और कल्चरल हेरिटेज. The growth potential of different racial group is different in varying extent. If we tell about the Americans, so Americans are having more height and stature than the Indians. The average height of
अमेरिकन्स इज एटलीस्ट 5 फुट 9 इंचेस और 5 फुट 10 इंचेस, एंड अगर हम इंडियंस की बात करें तो एवरेज हाइट इज 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच में होती है। तो ये रेस के या नेशनैलिटी के बेसिस पे भी वेरी करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट आर द environmental factor. Environment means where we live. It also affects the growth and development of the child, or the school they attend, the neighborhood they live, and the opportunity offered by the community and their peer circle are also having some effect on their growth and development. अब अगर physical environment की बात करें तो physical environment क्या होनी चाहिए? सेफ, क्लीन, अनक्राउडेड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन होनी चाहिए, तभी बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर में प्रीनेटल फैक्टर आ जाएंगे और पोस्टनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर मीन्स फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, कि जब मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे मैटरनल फैक्टर, maternal infection, maternal substance abuse, maternal illness, hormones, and miscellaneous causes. We will study one by one. फर्स्ट वन इज द मैटरनल malnutrition, कि अगर मदर क्या है, माल नरिश्ड है, तो बच्चा भी फर्दर जो वॉर्म में बच्चा है वो भी माल नरिश्ड ही होगा। अगर मदर अंडर नरिश्ड है या माल नरिश्ड है तो देयर विल बी द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी, उसका साइज कम होगा, एंड द प्लेसेंटल वेसल्स आर नॉट प्रॉपरली मैच्योर, ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, सो दे कांट ट्रांसफर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू द fetus. If insufficient oxygen and nutrients are provided to the fetus, then there will be the intrauterine growth retardation या तो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो लेटर फर्दर जब वो बॉर्न होगा उसके बाद भी उतनी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज मैटरनल इन्फेक्शंस. So different intrauterine infection like HIV, hepatitis B virus, S-torch. S-torch means syphilis, toxoplasmosis. O for other infection. Other infection में आ जाएगा जैसे कि paramyxovirus, hepatitis B, varicella zoster virus. And R for rubella infection, C for cytomegalovirus infection, and H for HSV virus, herpes simplex virus infection. These may transmit to the fetus either by the placenta and affect the fetal growth. Various complications may occur like congenital anomalies in microcephaly या तो hepatosplenomegaly या congenital heart disease may also occur due to these type of infection, so which ultimately affect the growth and development in extrauterine life. Then next are the maternal substance use. अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब्सटेंस अब्यूज करती है जैसे कि स्मोकिंग करेगी या अल्कोहल इंटेक करेगी तो दैट ऑल्सो कॉज इम्पैक्ट ऑन द फिटस. इंटेक ऑफ टेराटोजेनिक ड्रग्स जैसे थाइलोडोमाइड, फिनाइटोइन by any pregnant woman in the first trimester affect the organogenesis. Organogenesis क्योंकि first trimester में ही maximum organs की formation हो रही है तो it will affect the organogenesis and lead to congenital malformation which hinder the fetal growth. तो जैसे कि थैलिडोमाइड का अगर intake करेंगे तो it will lead to the limb malformation या shortening of the limb, ear eye damage cause कर सकता है, या heart defect may also occur due to this. Maternal tobacco intake such as smoking, chewing and alcohol abuse also causes the fetal growth restriction. Then next is the maternal illness. मैटरनल इलनेस में कोई मैटरनल हेल्थ इशू जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या अनीमिया होगा तो अनीमिया में क्या है, एचबी लेवल ऑलरेडी लो है तो जो भी बच्चे को ऑक्सीजन डिलीवरी होगी वो कम होगी विच विल लीड टू द लो बर्थ वेट बेबी या प्रीटर्म बर्थ. और अगर हम PIH की बात करें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो इसमें जो ब्लड वेसल है प्लेसेंटा की वो इम्प्रॉपरली डेवलप होंगी विच विल इम्पेयर द ब्लड फ्लो टू द fetus and it will also lead to IUGR और लो बर्थ वेट बेबी. अब हाइपोथायराइडिज्म, अगर मदर में हाइपोथायराइडिज्म है तो मेटाबॉलिक रेट विल डिक्रीज. डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से लार्ज साइज बेबी हो सकता है ड्यू टू हाइपर
pyrexia etc. also have the adverse effect on the fetal growth. अब अगर बच्चे में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है ना, माइलिनेशन के लिए ज़रूरी है. तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी इट विल ऑल्सो लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन. Then hormones like thyroxine and insulin influence the fetal growth, leading to a large size fetus with excessive birth weight due to macrosomia. अब अगर ये कंडीशन है तो उसकी वजह से क्या होगा? मैक्रोजोमिया होगा. Thyroxine deficiency causes fetal goiter and hypothyroidism, retard the skeletal growth and mental development of the fetus. अब आपको पता ही कि iodine help in the formation of T3 and T4 hormones. If there will be the deficiency of iodine, there will be deficiency of the thyroxine hormone, and these hormones help in the formation of neurons. Myelination जो मैंने आपको बताया, myelination में help करेगी, brain growth में help करती है, and cognitive skill की development में help करेगी. But अगर thyroxine deficiency है, there will be the impairing neurogenesis. Nervous system की development अच्छे से नहीं हो पाएगी, which will lead to mental retardation. Then next are the miscellaneous causes. Miscellaneous causes में अगर कोई यूट्राइन मालफॉर्मेशन है, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस है या बाइकॉन्युएट यूट्रस है, तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. माल पोजिशन ऑफ द फिटस, ओलिगोहाइड्रोएमनियास में जो एमनियोटिक फ्लूइड है दैट इज लेस देन 200 ml. अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो देयर विल बी द रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द बेबी विच विल ऑल्सो हिंडर द लंग डेवलपमेंट, ये लंग मेच्योरिटी. अगर पॉलीहाइड्रोएमनियास है तो एक्सेसिव फीटल मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से जो कॉर्ड है वो बच्चे के हेड के अराउंड हो सकती है या टाई हो सकता है ना, तो दैट विल ऑल्सो कॉज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फिटस, फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी. एंड मैटरनल इमोशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मैटरनल इमोशन में क्या है कि अगर मदर क्या है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो इट विल इंक्रीज द फिटल स्ट्रेस हार्मोन. अगर फिटल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज रहेगी दैट विल ऑल्सो अल्टर ब्रेन स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इमोशनल इशू में अराइज इन द बेबी एज वेल एज द मदर. और अगर हम मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैप्पी रखते हैं तो उससे फिटल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छी होगी और एक सिक्योर अटैचमेंट होगी. और इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर, इनएडिक्वेट अगर मदर को अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है या कोई इन्फेक्शन होता है जिसको अनट्रीटेड रखते हैं या मैटरनल स्ट्रेस रहता है, दिस विल ऑल्सो लीड टू IUGR या तो लो बर्थ वेट बेबी. तो ये थे प्रीनेटल कॉजेज. इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टनेटल फैक्टर्स. पोस्टनेटल मीन्स कि आफ्टर डिलीवरी कौन से ऐसे फैक्टर हैं विच विल हिंडर द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पोस्टनेटल में आ जाएगा ग्रोथ पोटेंशियल. ग्रोथ पोटेंशियल मीन्स कि मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ द डेवलपमेंट बच्चा कैसे अटेन कर पाएगा. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चाइल्ड बर्थ साइज पे, वेट पे, कि बच्चे का जब बर्थ हुआ उस टाइम पे उसका साइज क्या था, वेट कितना था, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. कि अगर बर्थ साइज या वेट स्मॉलर होगा तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी वो जो वेट गेन करेगा दैट विल बी लो. The larger the child at birth, larger she is likely to be in the subsequent year. Low birth weight baby have various complication in later life which retard child growth. अब जैसे कि अगर हम बर्थ वेट की बात करें कि अगर बर्थ वेट बच्चे का 3 kg है ना, तो 5 मंथ में दैट विल बी डबल्ड. कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा. और 1 ईयर में 12 मंथ में 3 टाइम्स हो जाएगा. 3 टाइम मीन्स 9 kg तक वो होना चाहिए. और 2 ईयर्स पे 4 टाइम हो जाता है, 3 ईयर्स में 5 टाइम, 5 ईयर में 6 टाइम, 7 ईयर में 7 टाइम, 8 ईयर्स में 8 टाइम, 9 ईयर में 9 टाइम एंड 10 ईयर्स में वो 10 टाइम्स हो जाता है. देन न्यूट्रिशन में कि अगर बच्चे को बैलेंस डाइट दी जाए तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी. और अगर उसको मालनरिश रखा जाए, उसको प्रॉपर डाइट ना दी जाए तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी. या ओवर ईटिंग अगर बच्चा करता है तो विच विल लीड टू द ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ इशू, जैसे कि CAD वगैरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, या हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है.
इन चाइल्डहुड इलनेसेस की अगर बच्चे को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है या कोई मैलिग्नेंसी हो जाती है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द लेटर लाइफ. अब अगर एक्यूट इलनेस बच्चे में होती है, जैसे डायरिया है, फीवर है, हाइपरपैरेक्सिया, if there is any type of congenital anomaly, accidental injury or prolonged hospitalization, that will also having the adverse effect on the child growth and development. तो अगर कोई childhood illness होती है, that is having the negative impact on the growth and development. फिर नेक्स्ट इज़ द फिज़िकल एनवायरनमेंट. अगर हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करें तो फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए? सेफ, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होनी चाहिए. तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन विल बी देयर, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन एंड फ्रेश एयर हाइजीन, सेफ वाटर सप्लाई विल बी देयर. तो अगर ये सब कुछ अच्छा होगा तो दैट इज़ हैविंग द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन अदर फैक्टर इंक्लूड, फर्स्ट किया हमने हेरिडिटरी फैक्टर, सेकेंड वन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर में प्रीनेटल और पोस्टनेटल फैक्टर्स, एंड थर्ड वन इज द अदर फैक्टर्स. सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. सो इट विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी द चाइल्ड गेट. कि अगर अच्छा, ज़्यादा अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो बच्चे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, अच्छा स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होंगी. Then children with poorer family may not have access to educational resources and good nutrition to reach their full potential. Children are more often sick and may also die. And their parents, working parents who are work too many hours, cannot invest quality enough time to their child for their development. अब अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रेस टू द फैमिली, parents as well as their children, which will affect their brain growth and development, and also as well as their health status. Then psychological environment की बात करें तो अगर पेरेंट्स और चाइल्ड की अटैचमेंट अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो बच्चा क्या रहेगा? टेंशन फ्री रहेगा और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी. बट इफ़ देयर इज़ द लैक ऑफ पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट, so there will be also lacking in the love and affection, which will affect the their bonding. जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग है, that should be affected. तो जैसे कि अगर पेरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को शाउट करना, पनिश करना, शेम करना उनकी, तो वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. Then next is the cultural influences. Cultural rearing practices, food habits, traditional belief, social taboos, attitude toward health, standard of health, educational level influence the child growth and development. और कल्चर से ही बच्चा अपने स्टैंडर्ड सीखता है कि कैसे उसके स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, मैनर्स. और जैसे कि अगर अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो वो बच्चा क्या है, लड़ाई करना, ठीक है, एग्रेशन सीखेगा. तो वो उसके ऊपर, कल्चर के ऊपर भी वो कुछ हद तक डिपेंड करता है. देन क्लाइमेट एंड सीजन. तो weight gain is more in the late summer as well as in the rainy or the autumn season, and maximum gain in the height among children occur in the spring season. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेनी समर सीजन में ज़्यादा धूप होती है तो बच्चा अंदर ही रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी वो कम करेगा, विच विल लीड टू द वेट गेन. और स्प्रिंग सीजन में हाइट ज़्यादा क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज देयर विल बी द इंक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटी. बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो उसकी हाइट ज़्यादा इंक्रीज होगी. तो क्लाइमेट एंड सीजन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर नेक्स्ट प्ले एंड एक्सरसाइज, उसमें भी यही है कि जब बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करता है, प्ले करेगा, तो उससे उसकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बोन मास इंक्रीज होगा. बट अगर बच्चा एक्टिविटी नहीं करेगा, अंदर ही रहेगा, बंद रहेगा, तो उससे बच्चे की जो बॉडी मस्कुलर मूवमेंट है वो इतनी नहीं हो पाएगी, तो उसकी मसल स्ट्रेंथ वीक रह जाएगी. और अगर बच्चा एक्सरसाइज करता है, उससे बच्चे का इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप होगा. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में एक्सपोज करना है ताकि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा इम्प्रूव हो. और जैसे कि बच्चा अगर बाहर खेलता है तो द बेबी इज़ एक्सपोज टू माइक्रोब्स, तो उससे भी बच्चे का जो रेजिस्टेंस है, इम्यून सिस्टम है, वो डेवलप होगा. देन बर्थ ऑर्डर ऑफ द
child. The firstborn child is usually intelligent, achievement oriented, perfectionist, and anxious. The only child is likely to develop rapidly and intellectual with higher self-esteem, but may be more dependent. The middle born is more adaptable, less achievement oriented, less aggressive toward goal, and learn how to compromise. And the youngest child receives a great deal of love and attention and tend to develop a good natured, friendly, warm personality and with a higher self esteem. The next is the intelligence, कि अगर बच्चे की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, हायर इंटेलिजेंस, तो वो अच्छे से एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएगा, बट अगर बच्चे की इंटेलिजेंस लो है तो वो ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा. इंटेलिजेंस इज को रिलेटेड टू सम डिग्री विद द फिजिकल डेवलपमेंट. The next is the hormonal influence. Imbalance in the functioning of hormone secreting gland can result in growth defects such as obesity, behavioral problem, and other disease. During puberty, the gonads produce sex hormone which control the development of the sex organ and appearance of secondary sexual character in the boys and the girls. The next is the learning and reinforcement. लर्निंग इन्वॉल्व्स मच मोर देन स्कूलिंग. अब लर्निंग ये नहीं है कि बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है वही लर्निंग है. तो लर्निंग बच्चा मेंटली भी सीखता है, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली. तो बच्चे को बीच बीच में रिइंफोर्स भी करना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. पॉजिटिव रिइंफोर्स क्यों करेंगे? ताकि जो उसने एक पॉजिटिव बिहेवियर शो किया है वो उसको बार बार रिपीट करे. अगर बच्चा बार बार कुछ गलत बिहेवियर करता है देन the parent should do a negative reinforcement. बट बच्चे को अगर वो कुछ अच्छा करता है उस चीज़ को वो रिपीट करे, उसके लिए उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है. उसको क्लैपिंग कर सकते हैं, या तो उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या उसको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, या उसका कोई फेवरेट टॉय उसको खेलने के लिए दे सकते हैं. तो दैट कम्स अंडर द रीइंफोर्समेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर विच विल अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी.